एक बार थोड़ा सा उसे समराइज करते हैं, ठीक है। सभी बच्चों का ध्यान यहाँ रहे। इधर हमने शुरुआत से जो बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रेडिक्शन से बात करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट का हम काफ़ी बार इस बारे में बात कर चुके हैं। अब इस विषय पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। अब तक जो कुछ पढ़ा है एक शॉर्ट रिवीजन उसका हम देख रहे हैं बहुत जल्दी। हमने स्टडी किया कि मैक्सवेल साहब के हिसाब से उन्होंने कहा था कि जैसे फेराडे ने कहा, माइकल फेराडे ने कहा था कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अकॉर्डिंग कि हम अपने हर लेक्चर में इस लाइन को रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। फेराडे के हिसाब से एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एक बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस हिसाब से मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा इसका उल्टा भी सच होता होगा। नेचर लव सिमेट्री, तो इसका मतलब यह है कि इसका उल्टा भी पॉसिबल होगा कि एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और उन्होंने इसी चीज को आगे सोचते हुए ये कहा कि स्पेस टाइम में कोई ऐसी वेव भी होती होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनेगी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता हुआ होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बदलता हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये दोनों एक दूसरे के सोर्स होंगे। जब एक दोनों एक दूसरे के सोर्स हैं तो एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे तक बढ़ेंगे। हमने इसके लिए एक प्रॉपर एक स्टेप भी डिसाइड किया था, याद होगा सबको, ध्यान है सभी को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन इस एक्सिस में है। ये कौन सा एक्सिस है? अगर मैं इसको x, इसको y, इसको z मान रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में ऑसिलेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑसिलेटिंग इन y एक्सिस, वेयर इज मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन z एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर। यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेटिंग इन z एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑसिलेटिंग इन, और वेव जा रही है इस एक्सिस में। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, द कॉम्बिनेशन इज लाइक दैट। ये चलेगा कहानी समझ में सबको? ये कई बार हम लोग कर चुके हैं। मतलब कुल मिला के क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन है वाई एक्सिस में, अगर मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है अगर जेड एक्सिस में, तो वेव का प्रोपेगेशन होगा। ये स्टडी किया था। इसके अलावा हमने, याद होगा आपको, इसमें इक्वेशन पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स ओमेगा टी। अगर ये y एक्सिस में है तो j कह पाएगा। ये बताया था मैंने कि अगर वेव x एक्सिस में ट्रैवल कर रही है तो इस k के साथ में x लगा होगा। इसको देखकर आप पहचान सकते हैं साहब ये x एक्सिस के अलोंग है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बारे में बात हुई थी। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बारे में भी यही बात हुई थी। ये कहा था कि फेज सेम होगी, फेज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये स्टडी किया था। यहां पर ई नॉट क्या है? ई नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, बी नॉट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर के क्या है? वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी बताई थी आपको, याद है किसी को? 2 पाई बाई लैम्डा बताई थी। ओमेगा क्या है? ओमेगा है क्या? नाम क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या था? ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। और बाकी एक रिलेशन स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, कि किसी जगह पर मान के चलो किसी पर्टिकुलर टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ है, तो इनका रेशियो जो आता है वो फिक्स वैल्यू आती है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ है, तो इनका रेशियो एक फिक्स वैल्यू निकल कर आएगी। और वो फिक्स वैल्यू क्या थी, याद है? ये रेशियो बढ़ाना कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, उसी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और उसी इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इसका जो रेशियो आता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ये सी क्या है यहाँ पे? बस सोच के देखो जरा, एक बहुत छोटा सा डिस्कशन जो हमने अभी तक नहीं किया है इसी रिलेशन से, ध्यान से देखना जरा। आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। ये डिस्कशन हमने अभी तक नहीं किया है, इसलिए से ध्यान से देखना। तो यहां से अगर मैं ई का फॉर्म हमने लगाया है ये फॉर्मूले में, लेकिन इसको डिस्कस नहीं किया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये नहीं समझा अभी तक। देखो यहां से ई का फॉर्मूला क्या आएगा? सी टाइम्स बी नॉट
और यू नो सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 इंटू 10⁸ इसका मतलब यहां देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का 3 इंटू 10⁸ टाइम्स ज्यादा है। 3 इंटू 10⁸ मतलब 30 करोड़ गुना ज्यादा। इलेक्ट्रिक किसी इंस्टेंट पर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से 30 करोड़ गुना ज्यादा होती है। मतलब देखा जाए तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड तो 30 करोड़ गुना कम है उससे। ये प्रॉपर्टी में आएगा, हम आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत कम होता है। मेन जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, क्योंकि ज्यादा वैल्यू किसकी है? उसी की है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी दोनों वजह से होगी। एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड में भी होगी, दोनों में होगी, लेकिन ज्यादा किसकी वजह से होगी? क्योंकि मैक्सिमम पार्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। दैट्स वाई, ये बात याद रखना आगे। बाई चांस कभी पूछ सकता है कि कौन सा फील्ड ज्यादा एनर्जी कंटेन करता है, किस फील्ड की एनर्जी ज्यादा होती है, कौन सी फील्ड मतलब किसका रोल ज्यादा है एनर्जी में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल ज्यादा है। रीजन कैसे बताओगे आप? लिखोगे वी नो डेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 3 इंटू 10⁸. इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच 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 लार्जर देन मैग्नेटिक फील्ड। ये बात सबको याद रहेगी ना? कौन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला बना सकता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ज्यादा वैल्यू किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे में, मैग्नेटिक फील्ड तो ना के बराबर है। तो कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बताओ। अरे सब्जी बनाते हो, उसमें आलू पड़ता है, पानी पड़ता है और मटेरियल पड़ता है, नमक थोड़ा सा पड़ता है ना, तो क्या नमक के बिना सब्जी अच्छी बन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसके बिना नहीं कुछ काम चलेगा। वेव का नाम ही है ना देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, मान के चलें इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, लेकिन नया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करोगे? कॉन्सेप्ट तो ये था ना कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना सके। बार बार नया इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए ना कंटिन्यूसली, जब आगे बढ़ता रहे लगातार, उसको आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए। वो कौन बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसलिए दोनों होने चाहिए। भले इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट नहीं कर सकता, इसका नाम ही वो ठीक है। हमने इसके बाद आगे बात की थी इसका सोर्स क्या होता है, तो बात की थी चार्ज एट रेस्ट। नहीं, कारण बताया था कि चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है बस। चार्ज अगर मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड से इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, लेकिन कांस्टेंट बनेंगे, टाइम वेरिंग नहीं बनेंगे। फिर हमने करंट की बात की थी, आकाश ने कहा था करंट की वजह से बन सकता है शायद से, इन्होंने थ्योरी दी कि साहब करंट की वजह से शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाए, तो उनका करंट की वजह से तो खाली मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कल समझाया था पूरा कॉन्सेप्ट, करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सवाल मैंने स्कूल में पूछा था आपसे, कहा था कि पूछ कर आना, किसी ने पूछा ही नहीं, ना मुझसे पूछा ना कहीं और पूछ कर आए। करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसका रीजन हमने कल डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बनता है इसके बारे में आपको डिटेल में कल बताया गया था। आई होप याद होगा सभी को। ये सब रिवीजन चल रहा है अभी, आज के टॉपिक पर अभी आएंगे हम लोग। ठीक है, करंट की वजह से बनता है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना सकते। इन तीनों में से कोई नहीं बना सकता। तो क्या था असली सोर्स? एक्सिलरेटेड चार्ज। एक ऐसा चार्ज जिसमें एक्सिलरेशन होगा, वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स। ये मैक्सवेल का प्रेडिक्शन था। कब की बात है? कौन से साल की बात है? 65 की बात है। आपको अगर याद नहीं करना, बस बता रहा हूँ। तो वो टाइमलाइन से पढ़ते हैं थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बाकी इससे और कोई मसला नहीं है। ये सब डेट वेट बताने का पर्पज ही नहीं कि आप डेट याद रखो। फिजिक्स से हिस्ट्री थोड़ी जो डेट याद रखनी है, बस एक थोड़ा सा एक हम जुड़ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं इस बात से। 1865 में बताया था मैक्सवेल ने, लेकिन 1887 में जाके हर्ट्ज ने बताया, 22 साल बाद। तब तक मैक्सवेल साहब निपट लिए थे।
बताया था आपको मैंने। आकाश, 1887 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, इसको हमने कहा था कल हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। इसका सेटअप हमने कल समझा था। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर आपने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें पूरा एक सेटअप लिया था, एक ट्रांसमीटर बनाया था पूरा, याद है डायग्राम कल का? एक इंडक्शन कॉइल थी, इंडक्शन कॉइल से आपने दो स्फीयर कनेक्ट कर रखे थे, स्फीयर्स के ऊपर दो बड़ी बड़ी मेटल की प्लेट लगा रखी थी। प्लेट इसीलिए लगाई थी ताकि चार्ज को स्टोर कर सकें। जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा स्फीयर्स के बीच में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बीच में अगर कोई एयर वगैरह है तो एयर के पार्टिकल उतना जल्दी आयनाइज्ड हो जाएंगे, प्लस में इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे। तो ये बताया था इलेक्ट्रॉन जब निकल कर आएगा तो वो एक्सेलरेटेड रहेगा। तो कल हमने पूरा डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो कंटिन्यूसली वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। ये भी कल हमने डिस्कस किया था। तो इससे हमने देखा था इलेक्ट्रॉन तो हमको दिखाई नहीं देगा, हमें क्या दिखाई दिया था? दोनों स्फीयर के बीच में, स्फीयर के बीच में क्या हमें दिखाई दिया? एक स्पार्क दिखाई दिया था। हमने कहा ये स्पार्क तो यहाँ मिला, इसके बाद हमने यहाँ पे लगाया था एक डिटेक्टर, और देखा कि अगर डिटेक्टर को उन्हीं स्फीयर के जैसा रखा गया तो यहाँ भी स्पार्क मिल रहा था। जैसा स्पार्क वहां था वैसे स्पार्क यहाँ पे था, सेम, बीच में कुछ भी नहीं है। मटेरियल लगाया तब भी स्पार्क मिल रहा है, मटेरियल हटा दिया तब भी स्पार्क मिल रहा है। मतलब बीच में कुछ लगाओ चाहे मत लगाओ, यहाँ जैसा स्पार्क वहां मिल रहा है वैसे स्पार्क हमें यहाँ मिल रहा था। ये कल आपको पूरा बताया था डिटेल में, याद होगा सभी को। तो मतलब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई गई थी, और इसके बारे में बहुत डीपली बातचीत हुई थी हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के द्वारा। कब हुई थी? 1887 में, 22 साल बाद। तब तक मैक्सवेल साहब जिंदा नहीं थे, लेकिन जैसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया था सेम वैसी ही वेव हमें मिली थी। इसके बाद हमने एक लास्ट टॉपिक और पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पर टोटली टाइमलाइन के बारे में बात हुई थी कि 1865 में मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती होंगी। ये प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्शन किया था फैराडे के नियम के हिसाब से। उन्होंने कहा इसका उल्टा भी होगा, इसका मतलब ऐसे वेव हो सकती है। कब की बात है? 1865। इसके 22 साल बाद, नहीं इससे 20 साल बाद 1885 में इंडियन साइंटिस्ट थे जेसी बॉस, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाकर दिखाई, छोटी वेवलेंथ वाली, 6 mm से 25 mm के बीच में बनाई थी। और जबकि हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कितनी डिस्टेंस तक बनाई थी? 6 मीटर तक बस, और इन्होंने कितनी बनाई थी? 20 मीटर, इनकी ज्यादा थी इसका मतलब। तो प्राउड वाली बात है, इंडियन साइंटिस्ट है जेसी बॉस, और उनसे पहले की बात है। लेकिन इन्होंने जितना डीप डिस्कशन, जितना डीप एक्सप्लेनेशन दिया था उतना डीप एक्सप्लेनेशन नहीं था जेसी बॉस का, इसलिए उनके एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जेसी बॉस ने भले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले बनाई, और हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में केवल 6 मीटर तक उन्होंने भेज पाए थे, उनको ट्रांसमिट कर पाए थे, जबकि जेसी बॉस ने 20 मीटर तक ट्रांसमिट करके दिखाई थी। लेकिन उतना डिटेल डिस्क्रिप्शन जितना हर्ट्ज ने दिया था उतना डिटेल में नहीं था इनका। इनफैक्ट आपको बताऊं, भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अभी, इस टॉपिक पर मैं और बात करूंगा, और आएंगे इस पर। आगे बढ़ते हैं। 1885 में जेसी बॉस ने बनाए, 1887 में हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट दिया अपना, फिर आया 1896 में बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आया इस फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के में। 1887 से 96 के बीच में कितना टाइम हो गया? 9 साल। 9 साल तक इस बारे में कोई बातचीत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन 9 साल बाद बहुत बड़ा चेंज आया। उन्होंने कहा साहब जो आपके पास 2 स्पार्क प्लग थे, इन स्पार्क में से एक को तो ग्राउंड कर दो और एक पर एंटीना लगा दो, तो ऐसे में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बहुत लंबी डिस्टेंस तक हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस 1896 की बात थी नहीं, हाँ, इसके 3 साल बाद इन्होंने 1899 में ब्रिटिश जो चैनल है, ब्रिटिश चैनल समझते हो ना, एक समुद्र का नाम है, एक सी का नाम है, ब्रिटिश चैनल को पूरा क्रॉस करके इन्होंने 1896 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी। किसने? नाम तो बताया नहीं, गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने। क्या नाम था? पूरा बताओ, पूरा नाम बताओ। गिली नहीं है, गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने 1896 में ये कहा कि आपके पास जो 2 स्पार्क प्लग हैं उनमें से एक को तो ग्राउंड कर दीजिए, और एक पर अगर आपने एंटीना लगा दिया
तो ये ट्रांसमीटर अब एक बहुत बड़ी रेंज का ट्रांसमीटर बन चुका है। ये अब कई किलोमीटर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट कर सकता है। ये इन्होंने 1896 में देखा और 3 साल बाद इसको करके दिखाया, पूरे ब्रिटिश चैनल को क्रॉस करती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई। और कमाल तो तब कर दिया 1901 में, पूरा अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करते हुए उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना के दिखाई, रेडियो वेव्स। इसलिए हम कहते हैं कि रेडियो वेव्स की जो डिस्कवरी हुई की वो इन्होंने करी थी, मार्कोनी ने करी थी। रेडियो किसने बनाया? मार्कोनी। स्कूल में कई बार सिखाते हैं मार्कोनी गिरा दो रेडियो करके, ऐसे याद कराते हैं। वो मार्कोनी यही थे। मार्कोनी ने रेडियो नहीं बनाया, रेडियो वेव्स बनाई। रेडियो वेव्स के बारे में बताया लोगों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रेडियो वेव्स के बारे में बताया था। ठीक है, अभी जरा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पे एक दो बातें थोड़ी सी और रह गई थी। हर्ट्ज ने, मतलब देखो सोच के देखो ना कि 1885 में जेसी बोस ने बना दी वेव, फिर हर्ट्ज वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मानी जा रही है? रीजन ये है कि हर्ट्ज ने इस पर और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक तो यही वाला एक्सपेरिमेंट जो था कि डिटेक्टर का जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज किया, तो चेंज करने पर देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें नहीं मिल रही है, और सीधा कर दिया उसको तो मिल रही है। इसका मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन यहाँ पर इस तरह से हो रहे हैं तो यहाँ भी ऑसिलेशन इसी तरह मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, जिससे ये बात प्रूव होती है कि जो वेव बनी वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। समझ में बात आई? दोबारा बताया जाए, ट्रांसमीटर में जो आपने स्फीयर लगा एक्सपेरिमेंट में, इसमें इन्होंने कहा कि साहब जो स्पार्क हमें यहाँ मिल रहा है ना ऐसे करके, ऐसा ही स्पार्क हमें यहां मिला डिटेक्टर पे। कब मिला? जब इसको इसके पैरेलल रखा था, परपेंडिकुलर रखा तो नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऑसिलेशन ऐसा नहीं है कि इसके इस डायरेक्शन में हो रहा हो, जैसा ये रखा है वैसे ही इसको रखा गया। अगर हमने इनके स्पार्क प्लग को ऐसे रखा तो सेम स्पार्क हमें यहां मिल रहा है। इससे ये बात प्रूव होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें वही स्पार्क मिल रहा है इस तरह से, यहाँ भी हमें वही मिल रहा है। चेंज किया तो नहीं मिला था। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होता, परपेंडिकुलर ऑसिलेट ना करके हर डायरेक्शन में कर रहा होता, तो हम इसे कहीं भी घुमाते हमें यहाँ स्पार्क मिलता। हमें स्पार्क केवल इसी कंडीशन में मिल रहा है ढंग से, बाकी में बहुत हल्का मिल रहा था। 90 पे कर दिया तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये हुआ साहब कि ऑसिलेशन जो थे वो इसी डायरेक्शन में हो रहे हैं केवल, और ये डायरेक्शन कैसी है? ये डायरेक्शन वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस वाले पार्ट से, एक्सपेरिमेंट के पार्ट से ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर यहाँ पे क्लियर हुआ। दूसरी बात, ना सिर्फ ये यहीं पे रुके, इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें इस पर करी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, जितने भी लाइट से रिलेटेड फिनोमिना होते हैं वो सारे इन्होंने करके देखे। डिफ्रैक्शन भी कराया था, इंटरफेरेंस भी हुआ, मतलब बहुत सारे फिनोमिना जो लाइट से रिलेटेड होते हैं वो सब इन्होंने करके दिखाए। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वैसी ही होती हैं जैसे लाइट होती है, जैसे लाइट होती है। दूसरी बात इन्होंने ये भी बताया, इन्होंने इसकी स्पीड भी कैलकुलेट करी। इन्होंने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो हमें स्पार्क मिल रहे थे वो उसी फ्रीक्वेंसी पे मिल रहा था हमें यहाँ पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा था। कैलकुलेशन के जरिए इन्होंने कैलकुलेट किया कि इसकी फ्रीक्वेंसी थी 1/2 पाई √LC। अब LC कहाँ से आ गया? हाँ, ये वहीं से लिया गया, LC ऑसिलेशन से। अब ये आपने याद होगा, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ बन रहा है, ये वो नहीं है, लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जैसा है ये है नहीं वो। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है कि ये चैप्टर अपने आप में पूरी फिजिक्स है और हम इसे सिर्फ एक चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ जानने का मौका नहीं मिलेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। एक इंट्रोडक्शन के तौर पर इसे हम खाली ले रहे हैं। ये हमने स्टडी किया था, स्टडी क्या हमने नहीं किया था, नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। मतलब कुल मिला के इन्होंने कहा साहब कि ये एक वेव नेचर शो करती है और इस वेव की फ्रीक्वेंसी इन्होंने कैलकुलेट करी। ये फ्रीक्वेंसी इतनी आई थी। टोटल फाइनल मिला के क्या बात कहना चाहूँ उस पर आना, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि ये एक वेव है। दूसरी बात, इन्होंने इस वेव की फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। आप सभी को वेव की स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, 9th क्लास में पढ़कर आए थे, 11th में भी पढ़ा था। स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है v = न्यू लैम्डा, याद है?
फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, नहीं याद, कोई बात नहीं, थोड़ा सा याद दिलाते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं एक कंप्लीट साइकिल की बात करूं तो कंप्लीट साइकिल में डिस्टेंस कवर होती है लैम्डा, वेवलेंथ, और टाइम होता है टी। क्या मैं लैम्डा अपॉन टी को लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी कर सकता हूं? व्हाट इज 1 अपॉन टी? 1 अपॉन टी मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, तो v इक्वल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। इस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी को एफ ना कह के हम न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस इतनी तो बात है। इन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली कि साहब इतनी फ्रीक्वेंसी होती है, और इसको वेवलेंथ से जब मल्टीप्लाई किया तो एक आश्चर्यजनक आंसर निकल कर आया। ये वैल्यू नियरली निकल कर आई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तब तक नहीं पता था, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट तक नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है लाइट, उस समय तक नहीं मालूम था। इन्होंने कैलकुलेट किया, इन्होंने पाया कि साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ रही है। ये बात हम आज जानते हैं, मैंने चैप्टर के शुरू में आपको बता दिया था कि हम ये जो लाइट है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, शुरू में बताया था। लेकिन इनके समय तक, इनकी जो टाइमलाइन है 1887 की, उस समय तक नहीं पता था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन्होंने तो पूरा कैलकुलेट किया था कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी आएगी, तो उन्होंने बताया इतनी आ सकती है। ठीक है, अब जरा ओवरऑल देखा जाए तो क्या क्या बातें हमारी रही हैं, एक बार शॉर्ट में कर लेते हैं। पहला, इन्होंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी जिसकी वैल्यू आई निकलकर 1/2 √LC, और इस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से स्पीड ऑफ लाइट निकाली v इक्वल टू न्यू लैम्डा लगाकर, जो कि बराबर आई, नियरली इक्वल आई स्पीड ऑफ लाइट के। दूसरी बात, इन्होंने ओरिएंटेशन चेंज कर करा के ये बता दिया कि ये जो वेव बनी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, और साथ में इन वेव का जो नेचर है, नेचर कैसा है, वो ट्रांसवर्स नेचर का है। एक कंक्लूजन ये निकला इनके एक्सपेरिमेंट से। तीसरा कंक्लूजन ये निकला कि इन्होंने इस पर रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, ये सारे फिनोमिना कराए। जैसे लाइट के फिनोमिना होते हैं वैसे ही सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कराए, जिससे कि ये बात समझ में आती है कि लाइट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या यूँ कहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिहेव्स लाइक लाइट। ये बात समझ में आई क्योंकि इन्होंने रिफ्लेक्शन भी कराया, रिफ्रैक्शन भी कराया इससे, और जितने फिनोमिना लाइट के होते हैं सारे फिनोमिना इस पर कराए थे। तो ये कुछ कंक्लूजन थे इनके एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, ये सारी बातें हमारी आज हो चुकी हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक, ये आप लोगों की वजह से मैंने इतना बड़ा रिवीजन किया था, अदरवाइज छोटे छोटे हम करते हैं। ये पूरा जो हमने पढ़ा था बस एक तरह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कितना हम पढ़ चुके हैं, इसलिए ऐसा किया था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, टेंथ क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 1 याद है आपको, जहां प्रूफ करना होता था कि √2 एक इरेशनल नंबर, √5 इरेशनल नंबर है, प्रूफ कीजिए। याद है? वहां मानते थे कि मान लीजिए आदिल प्रधानमंत्री हैं, ऐसा मानते थे। फिर हम चेक करते थे कि प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की क्या क्या काबिलियत होती है, क्या क्या पावर्स होती हैं। हमने चेक किया कि क्या वो पावर्स, वो काबिलियत आदिल के अंदर हैं। अगर हैं तो हम सही सोच रहे थे, अगर नहीं है तो अवर अजम्पशन हैज गॉन रॉन्ग, हियर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, आदिल इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। ये कहानी हम करते थे, मतलब सही आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ हम करने वाले हैं प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन। हमें ये प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स के बारे में आपको बता दूं मैं, जिनको नहीं पता, नॉर्मली वेव के जो हमने टाइप पढ़े हैं 11th में पढ़े हैं और 9th में पढ़े हैं, दो तरह की वेव होती हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एक होती है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो वेव होती हैं जिनमें ऑसिलेशंस वेव प्रोपेगेशन की ही डायरेक्शन में होते हैं। वेव इधर जा रही है, ऑसिलेशन भी इधर ही हो रहे हैं। अगर इधर ही ऑसिलेशन हो रहे हैं इसका मतलब वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। जैसे साउंड वेव, साउंड है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल है। स्प्रिंग में जो ऑसिलेशंस होते हैं वो भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव के एग्जांपल आते हैं। दूसरी तरफ आती है ट्रांसवर्स वेव, ये आप सभी जानते होंगे। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिसमें ऑसिलेशंस जो हो रहे हैं
वो वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। पता है ये वाली बात सबको, सभी को पता है, इस पर और ज़्यादा डिस्कशन की नीड तो नहीं है ना। तो हमें ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है, तो हम इसका उल्टा मानेंगे। हमें क्या प्रूव करना है, हमें मान के हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लेन वेव के बारे में बात कर रहे हैं। लेट अ प्लेन वेव, वेव से मतलब मेरे यहाँ पे ईएम वेव से ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ। एक प्लेन वेव हमारी एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। एक प्लेन वेव है जो एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर, मैं जरा यहाँ पे एक्सिस बना रहा हूँ, जरा देखना। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, एक प्लेन वेव है। प्लेन वेव का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एग्जांपल के लिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑसिलेट कर रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन इधर ही है। ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी ऑसिलेट कर रहा हो, ऐसा नहीं है। प्लेन वेव का मतलब है कि खाली एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, उसमें हम एक ही मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। खिचड़ी नहीं पकी हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है। मिक्सअप कुछ नहीं है, एक सिंपल वेव ली है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके मिलने से वेव बन रही है। ठीक है, अब जैसा कि हमें प्रूव क्या करना है कि अगर वेव का प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस में है तो हमें प्रूव ये करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। हम इसका उल्टा मान ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस में भी है। हमें चेक करना चाह रहे हैं कि क्या हमने जो सोचा है वो सही सोचा है या गलत सोचा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, एक छोटा सा एक क्यूब हम बना रहे हैं, एक क्यूबॉइड बना रहे हैं, छोटा सा क्यूबॉइड। ये दिखने में बड़ा बना रहा हूं मैं, लेकिन है ये छोटा। एक क्यूबॉइड बनाया मैंने, ठीक है, इसी के हिसाब से लेंथ इसकी मान ले रहा हूं। मान लीजिए ये लेंथ है डी एक्स, ये लेंथ है डी वाई ऊपर की तरफ जो है, और ये बाहर निकल रही है लेंथ, ये डी जेड। ठीक है, मैं मान ले रहा हूं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ऐसा मैं मान ले रहा हूं। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन एक्स एक्सिस। मैं उल्टा मान रहा हूं। प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूफ करना है कि एक्स एक्सिस में ऑसिलेट नहीं करेगा, या तो वाई में कर सकता है या जेड में कर सकता है, एक्स में नहीं करेगा। मैं इसका उल्टा मान ले रहा हूं, तो मान लीजिए ये एक्स में ऑसिलेट कर रहा है, लास्ट में इसको गलत प्रूफ कर देंगे अपने आप। ठीक है, शुरू करें। चलो, अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन में मान लिए एक्स एक्सिस में। आप गॉस थ्योरम याद कीजिए, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। गॉस थ्योरम क्या कहती थी, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं। अरे यार, हाँ सही है। क्या था गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, आपने गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जरा मुझे बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है क्या? क्या इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे मिलकर बनती है, पार्टिकल से मिलकर या फील्ड से मिलकर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के देखो शुरू होती है चार्ज पार्टिकल से, मैं मानता हूँ, यहां से शुरू हुई। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, चार्ज पार्टिकल तो यहाँ ऑसिलेट कर रहा है ना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या इसके अंदर कोई पार्टिकल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बन रही है ना, इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मुद्दे पर आइए जरा। इस हिसाब से इससे लिंक फ्लक्स कितना होना चाहिए, जीरो। क्यों होना चाहिए जीरो? बिकॉज देयर इज नो
पार्टिकल इन EM वेव। थोड़ा सा मैं इसको रोक रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि इस बात का क्या मतलब है। अभी हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रूफ करने के लिए बात बता रहा हूँ आपको। सन से अर्थ पर हर जगह पे मीडियम है, एटमॉस्फेयर से बाहर, क्या वहां भी बीच में कोई पार्टिकल है जो उस पार्टिकल, उस लाइट को सन से अर्थ तक लेकर आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई पार्टिकल नहीं चाहिए भी। यहाँ कोई पार्टिकल नहीं है, क्योंकि पार्टिकल नहीं तो कोई चार्ज भी नहीं है। फेस से लिंक टोटल फ्लक्स जो है वो जीरो रहेगा। किससे हुआ? बाय गॉस थ्योरम, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा इसके अंदर टोटल चार्ज क्या है, जीरो है, इसलिए इससे लिंक फ्लक्स हो जाएगा जीरो। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है तुम्हारा इंटीग्रेशन E.dA। याद है सभी को वाली बात? किसकी बात करूंगा, इसका नाम रख देते, ठीक है। ये मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, F है, G, A, B, F, G, H। इस सरफेस की बात कर रहा हूं। तो फ्लक्स हो जाएगा, ये बढ़ सकते हैं क्योंकि यहां तक ही इंपॉर्टेंट बात आपने किससे किया है? गॉस थ्योरम से। आपने कहा था गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स होता है उसके अंदर रखे हुए चार्ज के 1/ε0 टाइम्स। अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, जब अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी का भी? E.dA को, इस पूरी सरफेस से लिंक फ्लक्स को मैंने जीरो कर दिया। आगे बढ़े इससे। अब जैसा कि हमने चैप्टर 1 में भी किया था गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, इसमें कितनी सरफेस आपको दिखाई दे रही हैं? कितनी फेसेस हैं इसके अंदर? 1 2 3 4, 4 तो ये हो गई, 5 6, टोटल 6 फेसेस हैं। मैं इस पूरे फ्लक्स को 6 पार्ट में निकाल के दिखा रहा हूँ। जरा देखिए जरा, सबसे पहला पार्ट मान लो ये वाला है, नीचे वाला इंटीग्रेशन E.dA कौन सी सरफेस का? ABCD, इस सरफेस का, नीचे वाली का, ठीक है। इसके अपोजिट जरा ले लो, ऊपर वाला प्लस इंटीग्रेशन E.dA EFGH। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को अभी तक? एक तो ही हो गया साहब, चलो प्लस दूसरा लिखो जरा, ये फ्रंट वाला ले लेना, फ्रंट वाला ABFE इंटीग्रल E.dA किसका? ABFE। इसमें जरा क्लोज इंटीग्रल लगा लेना, प्लस इसके अपोजिट कौन सा पीछे वाला? E.dA ऑफ DCGH। प्रिया समझ में आ रहा है? प्रिया ठीक है, एक सरफेस ही हो गई। और कोई सरफेस दिख रही है प्रिया? 2 सरफेस और हैं, कौन सी? नाम बताइए। सी, अरे एक सरफेस ये वाली रह गई अभी, एक इसके पीछे वाली रह गई, तो इसका नाम क्या होगा? BCGF। यहां लिखता हूं मैं इसको, प्लस इंटीग्रेशन E.dA कौन सी सरफेस है? BCGF, प्लस एक इसके अपोजिट वाली सरफेस है, कौन सी है? E.dA सरफेस है ADHE। सही है सब? इक्वल टू होना चाहिए जीरो। क्या यहां तक कोई समस्या? पक्का? कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E.dA फॉर ABCD? एंगल कितना होगा इनके बीच का, इतना बता दे रहा हूं मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने माना है इस डायरेक्शन में, और ABCD किधर है? नीचे, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे। एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितने का आ रहा है? तो E.dA कितना आएगा? अरे यार E.dA का फॉर्मूला बता दो, आपको भूल जाते हो जल्दी आप लोग, बता दे रहा हूं आपको पूरा, मेरा थोड़ा बहुत तो आपको याद रहेगा।
ई डॉट डी ए होता है ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल 90 का आ रहा है, 90 का, इसका मतलब इस सरफेस से लिंक फ्लक्स हो जाएगा 0। ये बात समझ में आ रही है? ऐसी ई एफ जी एच, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एंगल कितने का आ रहा है, इससे लिंक भी फ्लक्स 0, इससे भी 0, इससे भी 0। ठीक है, कोई समस्या किसी की? 0 + 0, पहला डब्बा खत्म। दूसरा देखो जरा, ए बी एफ ई, ये इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितने का आएगा, इसके पीछे वाले पे, पक्का? मतलब ये वाला डब्बा भी खाली है। 0 + 0 कौन सा बचा? ये बचा साहब, बी सी जी एफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मान के चल रहा हूं, मान लीजिए, सुनो सुनो सुनो, मान लीजिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, लेट, और यहां या ई एक्स मान लो, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ ले रहे हैं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान ले रहा हूं मैं ई एक्स डैश। अलग अलग हो सकती है वैल्यू, पता नहीं फिलहाल अलग अलग है या नहीं, मैं फिलहाल मान के चल रहा हूं अलग अलग। ऑसिलेशन हो रहा है ना, ऑसिलेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ज्यादा या कहीं कम हो सकता है, बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया ई एक्स है, और इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया ई एक्स डैश है। ठीक है, अब जरा बताओ, ई बाहर आ जाएगा, कौन सी सरफेस की बात चल रही है, इस वाले के लिए, तो ई मतलब हो जाएगा ई एक्स इंटू डी ए। इसका जरा एरिया बताना कितना आएगा, ये एरिया कितना आएगा, ये एरिया आएगा हमारे पास डी वाई इंटू डी जेड, सही है ना? अरे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये तो होगा ना, लेंथ कितनी ली हमने, डी वाई डी जेड, तो एरिया आ जाएगा इसका डी वाई इंटू डी जेड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये तो साहब इतना आ गया। इधर बताओ जरा ये कितना आएगा, ए डी एच ई, मतलब इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माना आपने, ई एक्स डैश, तो ई एक्स डैश, ठीक है, इनटू में एरिया कितना आएगा इसका, एरिया कितना आएगा इसका, अरे बोलो, डी वाई, अरे एरिया वही है ना, डी वाई इंटू डी जेड। अभी कोई कुछ बोल रहा था, माइनस माइनस में कुछ बोल रहा, कौन बोल रहा माइनस? हाँ सही बात है, लगा लो आपके हिसाब से। अगर इनका कहना यह है कि अगर इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल 0 का बन रहा था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया इधर है, तो एंगल तो 180 का। ठीक है, बात मान ले रहे हैं आपकी लोग, आपकी बात मान ली, हमने इसमें माइनस लगा दिया, सही है। अब तो कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, इस डब्बे को बंद करो, ये डब्बा खाली नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है, उस पर आ जाना। अब यहाँ तक यहीं पे काम चला ले जरी, चलो इधर आ जाओ, चला रहे काम, चलो मर्जी आपकी। देखिए इधर, इसके आगे जरा यहाँ देख लो, हो चुका, बस 1-2 लाइन लगी। यहाँ तक क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दो मुझे, एक बार यहाँ तक अगर क्लियर तो कंफर्म कर दो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, दिवाकर क्लियर नहीं है आपको? अच्छा वो क्लियर है। देखिए जरा, तो इनसे देखो मतलब नहीं रहा, इनसे देखो जरा, इसमें डी वाई डी जेड कॉमन आ रहा है ना, कॉमन लेके 0 में बचा दें तो क्या बचेगा, ई एक्स माइनस ई एक्स डैश इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है यहाँ पे, देखना जरा, ई एक्स इक्वल टू ई एक्स डैश। इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर है, पक्की बात। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हम जानते हैं कि एक ये मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल नहीं रहा, स्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप सभी जानते हैं कि स्टेबल यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना सकता। मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके बराबर नहीं आनी चाहिए थी, अगर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर तभी हो सकते हैं जब ये 0 हो। अगर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि हम शुरू से लेके चल रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना यहाँ पर, साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, मुझे सेम वैल्यू यहाँ कैसे मिल जाएगी, बदली हुई वाली मिलनी चाहिए। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना सकता। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब Ex और Ex डैश दोनों 0 हो। ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ये हो ही ना,
ये पॉसिबल तभी है, दिस इज पॉसिबल, लिखेंगे दिस इज पॉसिबल only if Ex and Ex dash are 0। यहाँ लिखनी पड़ेगी ये वाली बात। यहाँ क्या लिखोगे, लिख लोगे इसके बारे में आप कि क्या लिखोगे आपके ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, इसका मतलब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। एंड वी नो दैट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस electromagnetic wave, this condition is possible only if Ex and Ex are 0। इसका मतलब शुरुआत से हमने जो लेके चले थे कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट है वो 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता। तो किस डायरेक्शन में हुआ, इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, इस डायरेक्शन में तो नहीं होगा। इसका मतलब यहां से ये बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट लाइन डाल देना आप इसमें, सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया, यही सारी कहानी हम मैग्नेटिक फील्ड ला सकते हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर टू EM वेव, दैट्स व्हाई वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स वेव। अब मुझे जरा एनर्जी दे दो, मैं थोड़ी डाउन हो गई, कंफर्म हो गया होता आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स नेचर होता है, ये आपने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया। ठीक है प्रधानमंत्री, सॉरी आदिल, प्रधानमंत्री नहीं, नोट कर लें जल्दी से आप लोग, समझ में आ गया सभी को, जल्दी से नोट कर लें। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, जो जितनी हमें याद आ रही है पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, साथ में एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, साथ में वेव प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। ये प्रॉपर्टी कब बताई जा रही है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के टाइम पर। ये बात आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं ये उस टाइम की बात चल रही है जहां पर लाइट अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी अभी बनी है। ठीक है, उस समय तक ये जानकारी हमारे पास नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट एक ही बात है। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूज मत होना कि इसको ऐसे क्यों बता रहे हैं, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, क्योंकि इनके अंदर कोई पार्टिकल नहीं है, इनके अंदर कोई पार्टिकल नहीं है, मतलब ना तो ये पॉजिटिव चार्ज की हैं ना ये नेगेटिव चार्ज की हैं, ये कोई चार्ज कंटेन नहीं करती। अगर ये कोई चार्ज कंटेन नहीं करती हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट कर पाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से जा रही हैं, मैंने यहाँ लगा दी एक पॉजिटिव प्लेट, यहाँ लगा दी एक नेगेटिव प्लेट, कोई पार्टिकल ही नहीं है अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से किसी फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं होती। ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं आगे हम। अगली प्रॉपर्टी, ये रिफ्लेक्शन की घटना भी शो करती हैं, रिफ्रैक्शन के लॉज को भी फॉलो करती हैं, इंटरफेरेंस को भी फॉलो, अभी इंटरफेरेंस आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ लिया है फिर सेकंड फिजिक्स में स्कूल में कहाँ पर पहुंचे आप लोग? फर्स्ट ही चल रहा है, अच्छा चलो सेकंड चैप्टर में आपको मिलेगा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये प्रॉपर्टीज मिलेंगी। देखिए मसले पर आ रहे हैं, तो और क्या क्या प्रॉपर्टी है। ये भी देखा कि आपने वो इक्वेशन लिखा था, वो याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का फेज सेम आता है। ये भी प्रॉपर्टी में आ रहा है कि दोनों के फेज सेम होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से किसी में डिफ्लेक्ट नहीं होती। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है इसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी इसमें ये स्टडी किया आपने कि अगर ये दोनों स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही हैं तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का जो एक हमने पढ़ा था वो रिलेशन याद है, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू c, ये इसमें इसकी प्रॉपर्टी में ही आ रहा है। एम्पलीट्यूड का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, लिखा था अभी कुछ देर पहले लिखा था हमने कि E0/B0 इक्वल टू c होता है। एम्पलीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, इसका रेशियो जो है c के बराबर आता है। और एक आध प्रॉपर्टी देख लो, यही सारी बातें इनके अंदर हैं, बस मोमेंटम वाला पढ़ना नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन इन सबको फॉलो करती हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत 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 बड़ा होता है मैग्नेटिक फील्ड से, यही प्रॉपर्टी है इसके बारे में बस सारी। जो भी चीज हमने पढ़ी है अभी तक वही सारी चीजें इसमें प्रॉपर्टीज में लिखी हुई है, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा हो। एक दो पॉइंट हैं जो सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए मैं उनको डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, कितना मोमेंटम स्टोर होता है, ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कल का वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पूरी तरह से थियोरेटिकल टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, और कल चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा।